नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। यूपीएससी सीएससी हिंदी, और इस पे मैं पढ़ाता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे से कुछ एडिटोरियल एनालिसिस और कुछ करंट की चीजें। तो चलिए करते हैं आज का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। और इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। और ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास का लिंक और डेली न्यूज़पेपर, इसका भी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, यहाँ पे दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है 3:30 बजे से, इसमें मैं पूरे एक साल के करंट के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। और 5 बजे से अनअकैडमी ऐप पे होता है एनसीईआरटी का टेस्ट, जिसमें भी हिस्ट्री का चल रहा है। हिस्ट्री के बाद फिर और भी है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 6 to 12 सारे एनसीईआरटी का। और ये दोनों क्लास आप लोगों के लिए फ्री हैं अनअकैडमी ऐप पे, और ये लाइव क्लासेज है, तो जरूर ज्वाइन करें। और आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स जो आपको रोमन सैनी सर के मार्गदर्शन में सभी लोग आपके साथ हर कदम पे खड़े हैं। ये है अपकमिंग कोर्सेज, ये है अनअकैडमी के अपकमिंग कोर्सेज। ये सभी कोर्स अभी शुरू होने वाले हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान दो तरीके का, प्लस और आइकॉनिक। ये दोनों जीएस का कोर्स है, जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। इसमें क्या है, प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और जो फाउंडेशन होता है वो मिनिमम 1 साल उसको जीजीएस कवर करने में लगता ही है। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल का फाउंडेशन है। 1 साल का उनके लिए जो लोग 2022 में एग्जाम देंगे, 2 साल का उनके लिए जो लोग 23 में देंगे, और 3 साल का उनके लिए जो लोग 2024 में देंगे। 1 साल की फीस है 49,500, 2 साल की 72,000, 3 साल की 90,000 रुपए। इन सब पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एक रिफरल कोड मांगेगा, और कोड पे ये है मेरा कोड स्वदीप, SWADEEP आप डाल देंगे तो आपका आपके इस फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। यानी 1 साल की आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800, और 3 साल की 81,000 रुपए। दूसरा है आपका आइकॉनिक। और मैंने बताया कि आइकॉनिक और प्लस दोनों जीएस हैं। तो प्लस कोर्स की सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिलेंगी, क्योंकि प्लस पे रेगुलर क्लासेज होती हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको आइकॉनिक पे मिलेंगी, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस को क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान पे आपके निगरानी रहेगी, और पर्सनली फीडबैक भी आपको मिलेगा। ये भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का। 1 साल की फीस है 69,500, 2 साल का 1,07,000 और 3 साल का 1,41,000 रुपए। इन सब पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एडमिशन लेते समय इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। तो यानी 1 साल की फीस हो जाएगी 62,505, 2 साल की 96,300, और 3 साल का 1,26,900। उसके बाद ये रहा ऑप्शनल। वो जीएस का सब्सक्रिप्शन था, ये ऑप्शनल का। ऑप्शनल आप यहाँ पे 6 महीने के लिए ले सकते हैं। 6 महीने के बाद आप यहाँ पे एक साल, 2 साल, 3 साल सबके लिए ऑप्शनल ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। 6 महीने की फीस है 22,500, 1 साल की 27,500, 2 साल की 40,000 और 3 साल का 50,000 रुपए। इन सब पे भी आपको 10% का डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। तो यानी आफ्टर डिस्काउंट 6 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल का 24,750, 2 साल का 36,000 और 3 साल का 45,000 रुपए। और उसके बाद मान लीजिए अगर आप ऑप्शनल और जीएस का कॉम्बाइंड लेते हैं, एक साथ कॉम्बो ऑफर ले लेते हैं, जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल आप ले लेते हैं, तो भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए है। 1 साल का 88,705, 2 साल का 31,500, 3 साल का 61,220। इन सब पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। तो और जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल अगर आप साथ में लेते हैं, तो भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200। इस कोड के इस्तेमाल के बाद यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। और ये है कोर्सेज। 1 साल का जो फाउंडेशन बैच मैंने बताया, ये 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। और जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए, जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है उनके लिए 2 साल का फाउंडेशन अनअकैडमी शुरू करें 1 फरवरी से। 1 फरवरी से प्रीलिम्स का भी बैच शुरू हो रहा है, जो लोग इस बार प्री एग्जाम देंगे 2021 में।
और एक एनसीईआरटी का भी बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी से, तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। और 6 फरवरी से एक वीकेंड बैच शुरू हो रहा है, वीकेंड बैच भी, तो आप लोग को अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोड का बस ध्यान रखेंगे, कोड डालेंगे आप लोग स्वदीप, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। उसके बाद ये आइकॉनिक है, आइकॉनिक का भी फीस 31 तारीख से बढ़ जाएगा। तो जो लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पर्सनल कोच के अंडर गाइडेंस पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लें, 31 तारीख से पहले पहले, मतलब आज ही। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, मैटर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, जहां से भी मुझे लगता है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और करंट की चीजें लेकर के आता हूं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूं, एक एक पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पहला, कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे क्यों चर्चा में है। एक्चुअली कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की मृत्यु हो गई है, इसी वजह से चर्चा में आया है। तो क्या खास है, पढ़ते हुए चलें, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में क्या कह रहा है। एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। क्या कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई है। एक बाघिन की मृत्यु हो गई है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में। कान्हा टाइगर रिजर्व यही का जो बफर जोन है कान्हा टाइगर रिजर्व का, तो एक बाघिन मृत पाई गई है, इसीलिए चर्चा में है। क्या है प्रमुख बिंदु, पढ़ते चले। अब एक कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसका इतिहास क्या है, एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। अवस्थिति क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में 2 जिले हैं, मतलब हैं और भी, मतलब जहां पे कान्हा टाइगर रिजर्व है ये 2 जिलों में है फैला हुआ, मंडला और बालाघाट में, तकरीबन 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इतिहास क्या है कान्हा टाइगर रिजर्व का, कि वर्तमान कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूर्व में 2 अभयारण्यों हालन और बंजार में विभाजित था पहले, और वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और वर्ष 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। उन दोनों को एक में मिला दिया गया, हालन और बंजार को। और ये क्या है कि 1955 में इसको फिर कान्हा नेशनल पार्क और फिर 73 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ध्यान में रखेंगे। क्या विशेषताएं हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, कान्हा टाइगर रिजर्व की, क्या विशेषताएं, यहाँ पे जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा या स्वैम्प डियर, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है, इसलिए। और यहाँ पे अन्य प्रजातियों में टाइगर, तेंदुआ, भालू, गौर और भारतीय अजगर आदि भी शामिल हैं, जो कान्हा टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं, यह अपने सदाबहार साल के जंगलों, जिसको सोरिया रोबेस्टा भी कहते हैं, के लिए जाना जाता है। साल के वृक्ष यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और यह भारत में अधिकाधिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत में आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा का, तो ध्यान में रखेंगे। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं देख लीजिए। मध्य प्रदेश में इसके अलावा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, ये सब टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, तो ध्यान में रखेंगे। अब ये जो कोर और बफर जोन, ये क्या होता है, जैसे कि अभी कहा कि बफर जोन में बाघिन की मृत्यु हो गई, तो क्या होता है कोर और बफर जोन, ये देखिए कि प्रबंधन के उद्देश्य से कोर बफर रणनीति के तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। इसको कोर बफर इसलिए कि उसके प्रबंधन के लिए, टाइगर रिजर्व मतलब बाघों की स्थिति के लिए, उनके बेहतर प्रबंधन के लिए, रख रखाव के लिए। और कोर क्षेत्रों में क्या होता है, वानिकी, लघु वनोपज संग्रह, चराई, मानव बस्तियां और अन्य किसी भी प्रकार के जैविक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। जो कोर क्षेत्र होते हैं, जो कि संरक्षण की दिशा में एक विशेष कदम है, उनका संरक्षण किया जाता है, इसलिए इन सब चीजों की उपस्थिति वहां नहीं होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, बफर जोन का प्रबंधन एक बहुउद्देशीय उपयोगी क्षेत्र के रूप में किया जाता है, जैसे भूमि का संरक्षण उन्मुख उपयोग भी शामिल होता है।
और यह हितधारक समुदायों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट साइट के इको डेवलपमेंट हेतु लागत सुविधा प्रदान करने के अलावा कोर क्षेत्र में जंगली जानवरों की पूर्व संरक्षित आबादी को निवास स्थान पर प्रदान करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। कुल मिला जुला के ये सब आपने इतना पढ़ लिया, कोर बफर जोन सारी चीजें ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कान्हा टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, बाघिन की मृत्यु होगी, उपस्थिति उसकी कहाँ है, किस एरिया में, कौन कौन से वहां पे जानवर पाए जाते हैं मेनली, यही सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और नोट्स भी बनाएंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में। आप कोर बफर जोन इनके नोट्स नहीं बनाएंगे, इनको अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजों का बारहसिंघा के बारे में देख लीजिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और कान्हा टाइगर रिजर्व में ही पाया जाता है। तो बारहसिंघा, इसकी उप प्रजाति क्या है? बारहसिंघा उपमहाद्वीप में बारहसिंघा या स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं जो इस प्रकार है। पहला है नेपाल में पाया जाने वाला वेस्टर्न स्वैम्प डियर, साउथर्न स्वैम्प डियर हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है, और काजीरंगा असम और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले ईस्टर्न स्वैम्प डियर, ये 3 प्रजातियां पाई जाती हैं बारहसिंघा की, तो ध्यान में रखेंगे। और स्वैम्प डियर के संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में सुवैध है, साइट्स के परिशिष्ट वन में पाया जाता है, ये शामिल है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है बारहसिंघा। सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा दूसरा टॉपिक ये है 35th प्रगति मीटिंग, 35वीं प्रगति मीटिंग के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलें। कौन सी है 35वीं प्रगति मीटिंग और क्या क्या चीज है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यही है प्रगति का फुल फॉर्म। इसके 35वें संस्करण की अध्यक्षता की है भारतीय प्रधानमंत्री ने। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन क्या है ये देखिए। ये प्रगति जो है यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है और मल्टी मॉडल, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रगति में शामिल है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसमें 10 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें कुल 54,675 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, और साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की भी समीक्षा इसके साथ साथ ये भी की गई। और देखिए आगे, अब प्रगति के बारे में पढ़िए क्या है प्रगति डिटेल से। कि प्रगति को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया और यह प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन हेतु एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुशासन के लिए, जिसमें केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें शामिल है, केंद्रीय सरकार भी और राज्य सरकार भी। और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम द्वारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की मदद से तैयार किया गया। PMO की टीम NIC की मदद से इसको तैयार करी है प्रगति को। आगे देखिए और क्या कह रहा प्रगति के बारे में, कि यह PM को संबंधित केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर पर स्थिति की पूरी जानकारी और नवीनतम दृश्यों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। मतलब प्रगति के तहत क्या है कि प्रधानमंत्री को केंद्र और राज्य के जो अधिकारी हैं उनको जमीनी स्तर पर, ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल पर पूरी जानकारी, ठीक है, और क्या क्या नए उपाय चल रहे हैं सब के बारे में PM डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं इससे। और प्रगति में 3 विशिष्ट नवीनतम तकनीकों का समावेश किया गया है, जिसमें डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक भी शामिल है। और यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली, PMO, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव इसमें शामिल हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली जिसमें PMO, प्रधानमंत्री का ऑफिस, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव इसमें शामिल होते हैं। प्रगति का उद्देश्य क्या है? क्या है प्रगति का उद्देश्य? शिकायतों का निवारण करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, परियोजनाओं की निगरानी करना, ये सब प्रगति के उद्देश्य हैं। प्रगति के महत्व क्या है? क्या है प्रगति का महत्व? प्रगति जो है यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ एक मंच पर लेकर के आता है, और यह प्रमुख हितधारकों की वास्तविक समय पर उपस्थिति के साथ
विनिमय में ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली भी है, और यह ई गवर्नेंस और सुशासन हेतु एक नवीनतम परियोजना है। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं प्रगति से। क्या है चिंताएं, ये भी पढ़िए कि राज्यों के राजनीतिक अधिकारियों को शामिल किए बिना राज्य सचिवों के साथ पीएम की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारी को कमजोर कर रही है। क्यों, जो सचिव है उनको भी शामिल करना चाहिए, केवल राजनीतिक बातचीत से नहीं हो सकता। और यह पीएमओ के अतिरिक्त संवैधानिक कार्यालय को अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है तीसरा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। क्या है ये, ध्यान से देखिए क्यों चर्चा में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नाम से एक नई पुरस्कार श्रेणी की घोषणा की है। ये पुरस्कार अभी नया आया है, आईसीसी ने घोषणा किया है, पहले नहीं था, अब आया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। एक नया पुरस्कार आईसीसी ने घोषणा की है। क्या है इसमें, ध्यान से पढ़िए। इस वर्ष से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा यानी 2021 से महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की जाएगी, और इस पुरस्कार के चयनकर्ताओं के समूह में पूर्व खिलाड़ी, प्रसारणकर्ता और दुनिया भर के खेल पत्रकार भी शामिल होंगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा प्रति माह दोनों वर्गों महिला और पुरुष से 3-3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के लिए नामित किया जाएगा। प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने दिया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक वर्ष एक एक खिलाड़ी को इस पुरस्कार के लिए चयन होगा, ये नॉमिनेटेड होगा। प्रत्येक वर्ष इसमें से एक एक खिलाड़ी को पुरस्कार के लिए इसमें से चयन किया जाएगा। तो ये पूरा आधार है, ध्यान में रखेंगे। और इस पुरस्कार का चयन पूर्ण रूप से 1 माह के दौरान खिलाड़ी के प्रदर्शन पर आधारित होगा, जिनमें से ऑन फील्ड प्रदर्शन या अन्य उपलब्धियां भी शामिल होंगी। और इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को की जाएगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष 2004 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें क्रिकेट ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आदि प्रमुख हैं। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है माउंट मेरापी। ज्वालामुखी है, एक्टिव हुआ होगा इसीलिए चर्चा में है, अभी विस्फोट हो गया इसमें इसलिए। इंडोनेशिया का है, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ाया कि विस्फोट होने की संभावनाएं हैं इसमें। तो इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में विस्फोट हो गया है, और 2968 मीटर यानी 9,737 फुट ऊंचा यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के घनी आबादी वाले द्वीप जावा और वहां के प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है। और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित दर्जनों ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और बीते कुछ वर्षों में इसमें लगातार विस्फोट हो रहा है। और वर्ष 2010 में माउंट मेरापी में हुए बड़े विस्फोट में 347 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जब 2010 में हुआ था। तो अभी फिर इसमें विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में है। ध्यान से पढ़िए आगे कि इंडोनेशिया 270 मिलियन लोगों की आबादी वाला एक द्वीप समूह है, जिसमें रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत महासागरीय मेखला में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां विवर्तनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं। और ध्यातव्य है कि इससे पूर्व इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ही अवस्थित माउंट सेमरू में भी विस्फोट हुआ था। तो रिंग ऑफ वलय के बारे में, रिंग ऑफ फायर के बारे में जानिएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है केरल का जेंडर पार्क। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें केरल के जेंडर पार्क के बारे में, क्यों चर्चा में है कि केरल सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जेंडर पार्क का संचालन जल्द ही फरवरी माह से शुरू हो जाएगा। फरवरी से शुरू हो जाएगा केरल में जेंडर पार्क, 300 करोड़ की लागत से ये किया गया है। क्या है ये देखिए, यह जेंडर पार्क देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है भारत में, जो राज्य में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। और इस जेंडर पार्क के पहले चरण में एक जेंडर म्यूजियम,
जेंडर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर, एक एमपी थिएटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। और जेंडर म्यूजियम में उन विभिन्न सामाजिक संघर्षों को प्रदर्शित किया जाएगा जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, और इसमें पुनर्जागरण आंदोलन आदि भी शामिल है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसके बारे में कि जेंडर लाइब्रेरी के माध्यम से जेंडर के संबंध में जागरूकता पैदा करने के साथ ही विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना का भी प्रयास किया जाएगा, जो लाइब्रेरी है। और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में 500 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। और केरल में जेंडर पार्क में सभी परियोजनाओं को यूएन वीमन का सहयोग भी मिलेगा। यूएन वीमन, यूनाइटेड नेशन वीमन। अब अगला है पथरा घाट विद्रोह। बहुत पुराना भी विद्रोह है, क्यों चर्चा में 28 जनवरी को हुआ था, इसीलिए चर्चा में है। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए क्या कह रहा है पथरा घाट विद्रोह के बारे में। क्या कह रहा है ध्यान से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगभग 25 वर्ष पूर्व, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उससे 25 वर्ष पूर्व तकरीबन 1894 में 28 जनवरी के दिन 28 जनवरी 1894 को असम के पथरा घाट में, असम में एक जगह था पथरा घाट जिसको वर्तमान में पाथरी घाट कहते हैं, में ब्रिटिश सैनिकों ने 100 से अधिक किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और वर्ष 1826 में असम में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य की विशाल भूमि का सर्वेक्षण भी शुरू किया गया था। और इस सर्वेक्षण के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भूमि कर लगाना शुरू कर दिया, और इस कर के कारण किसानों में असंतोष पैदा हो गया था। इसी वजह से उस समय 100 किसानों को ब्रिटिश सरकार ने गोली मार दी थी। और वर्ष 1893 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि भूमि कर में 70 से 80% की वृद्धि करने का निर्णय लिया, जिससे किसानों के बीच असंतोष और अधिक बढ़ गया और संपूर्ण असम में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यद्यपि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक थे, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें देशद्रोह के रूप में देखा गया। और 28 जनवरी 1894 को किसानों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से 100 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी के दिन हुई थी इसीलिए। भारत की पहली नौका पुस्तकालय, इंडियाज फर्स्ट बोट लाइब्रेरी बनाया गया है। ध्यान में देखिए क्यों चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल है। कहां बनाया गया है? कोलकाता में हुगली नदी के किनारे। ध्यान से देखिए कि हाल ही में भारत की पहली नौका पुस्तकालय यानी इंडियाज फर्स्ट बोट लाइब्रेरी हुगली नदी के किनारे कोलकाता में शुरू की गई है। और इसके बारे में जो पहली नौका है, इसे जो पहली नौका पुस्तकालय उससे जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ते हुए चले। भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से हुगली नदी पर एक नाव या नौका पुस्तकालय की शुरुआत की है। और इस नौका पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली में कई पुस्तकों का संग्रह है। और यह एक फ्लोटिंग लाइब्रेरी है, और यह हुगली नदी में फ्लोट कर रही है। नदी में है, नदी के किनारे फ्लोटिंग तैर रही है, ठीक है, बोट पे बनी हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी जाइएगा तो जरूर घूम के आइएगा वहां से। आगे देखिए, यह नौका पुस्तकालय आगंतुकों को, जो लोग वहां पे जाएंगे घूमने, हुगली नदी के किनारे मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ तक 3 घंटे की यात्रा भी कराएगी। इसमें बैठ के 3 घंटे की यात्रा भी करेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। और गौरतलब है कि फ्लोटिंग पुस्तकालयों की अवधारणा नई नहीं है। वर्ष 2014 से मैनहट्टन में इस प्रकार की फ्लोटिंग लाइब्रेरी संचालित हो चुकी है। और इसी प्रकार से बांग्लादेश में गुमानी नदी पर फ्लोटिंग लाइब्रेरी, जो मुख्य रूप से वंचित लोगों और छात्रों की सेवा करती है, लेकिन भारत में ये पहला है। अब हुगली नदी में ये चल रहा है, तो हुगली नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। हुगली नदी गंगा नदी की ही एक धारा है, इसलिए पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषा में हुगली नदी को गंगा नदी भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसे कटी गंगा भी कहा जाता है। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गौरतलब है कि हुगली नदी के निचले हिस्से में दामोदर, हल्दी आदि नदियां भी मिलती हैं, जो पश्चिमोत्तर में छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, ये मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था। और इसी प्रकार हुगली और हल्दी नदी के संगम पर हल्दिया का नया बंदरगाह भी स्थित है।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, क्यों चर्चा में है ये हेल्थ इंडेक्स। क्या कह रहा है कि एशिया प्रशांत देशों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को लेकर हुए एक सर्वे में भारत को 11 देशों की सूची में 10वें नंबर पर रखा गया है। जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, एशिया प्रशांत के जो देश हैं, उनमें जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की जो हेल्थ इंडेक्स आया है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स एशिया पैसिफिक एरिया का, इस सर्वे में भारत जो है 11 देशों की सूची में 10वें नंबर पर है। क्यों, ये देखिए क्यों है। पहले तो इस इंडेक्स के बारे में पढ़ लीजिए, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स क्या है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक है क्या, पहले ये देखिए। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक, ये जो रिपोर्ट है इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, EIU के द्वारा जारी किया जाता है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है और इस रिपोर्ट को 27 अलग अलग संकेतकों पर देश की दक्षता के आधार पर तैयार किया जाता है। देश की क्षमता के आधार पर 27 अलग अलग मानदंड है इसके। क्या, इन 27 संकेतकों को निम्नलिखित 4 समूहों में विभक्त किया गया है। यह 27 संकेतक है, इन 4 समूह हैं। नीतिगत उपागम, स्वास्थ्य सूचना, प्रौद्योगिकी का कितना समावेशन है और स्वास्थ्य की सेवाएं क्या क्या है। इन चारों में इन 27 मानदंडों को डिवाइड किया गया है। अब आगे क्या कह रहा है, इस सूचकांक में शामिल एशिया प्रशांत देशों की रैंकिंग ये रही। नंबर 1 पे है सिंगापुर, दूसरे पे ताइवान, तीसरे पे जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे कोरिया, दक्षिण कोरिया, छठवें पे न्यूजीलैंड, सातवें पे थाईलैंड, आठवें पे मलेशिया, नौवें पे चीन, 10वें पे भारत और 11वें पे इंडोनेशिया। 11 देशों की लिस्ट है। और एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में भारत की स्थिति क्या, कैसे, क्या महत्व रखती है, देखिए। स्वास्थ्य सूचना संकेतक में भारत 41 अंकों के स्कोर के साथ 10वें स्थान पर है और इस संकेतक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक डेटा, बुनियादी ढांचे और तकनीकी विशेषज्ञता से जुड़ी सूचनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं के संकेतक में भारत 24 अंकों के साथ अंतिम पायदान पर आता है और इस संकेतक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सेवाओं की पहुंच, क्या क्या होता है इसमें, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति के पर्सनल स्वास्थ्य की बात हो रही है इन एरियाज में, कि जो आवश्यक जरूरी सेवाएं हैं उसकी पहुंच कैसी है, उससे जुड़ी हुई योजनाएं और वो योजना किस तरीके से कार्य कर रही हैं से बनी संगठनात्मक संरचनाओं को इसमें शामिल किया गया है और इसमें भारत 11 देशों में 10वें नंबर पे है और प्रौद्योगिकी समावेशन के मामले में भारत 9वें स्थान पर है और इस संकेतक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के लिए आवश्यक उपकरण, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म और प्रतिपूर्ति संरचनाएं आदि भी शामिल की गई हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। और नीतिगत उपागम के मामले में भारत की रैंकिंग 5वीं है। इस संकेतक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी गई नीतिगत रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, उसमें साझेदारी, उसमें शामिल व्यक्ति आदि को शामिल किया गया है। ये सारे पॉइंट्स इसमें। भारत की इसमें निम्न रैंकिंग का कारण क्या है, क्या है भारत की निम्न रैंकिंग का कारण, ये देखिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताओं के बावजूद भी यद्यपि हाल के वर्षों में भारत के स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में पर्याप्त प्रगति हुई है और भारत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता ज्यादातर औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में ही सीमित है और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में वृद्धि को रोकने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मुख्य रूप से लागत अवरोध भी है। और हालांकि भारत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए योजनागत रूप से कार्य कर रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और क्या है इसके निम्न रैंकिंग के कारण, कि आयुष्मान भारत जैसी योजना के साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित कई नीतिगत पहलों और राष्ट्रव्यापी परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है और भारत के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में शहरी ग्रामीण विषमता, स्वास्थ्य देखभाल सीमित पहुंच, डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी, स्वास्थ्य साक्षरता का अपर्याप्त स्तर आदि प्रमुख चुनौतियों में मुख्य रूप से विद्यमान है।
और इस रिपोर्ट में भारत की अत्यधिक संघात्मक प्रकृति को भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सीमित करने के एक कारण के रूप में भी देखा गया है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब इस रिपोर्ट को निकालती है कौन? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU निकालती है। तो EIU के बारे में देख लीजिए क्या है कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इकोनॉमिक ग्रुप का शोध और विश्लेषण विभाग है, और उल्लेखनीय है कि इकोनॉमिक ग्रुप द इकोनॉमिस्ट अखबार से जुड़ी एक कंपनी है, और लंदन में इस संस्था की स्थापना 1946 में की गई थी। EIU लंदन में है और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख कार्य व्यवसायों, वित्तीय फर्मों और सरकारों को पूर्वानुमान और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का पहला 5G नेटवर्क। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें भारत के पहले 5G नेटवर्क के बारे में। भारत का पहला 5G नेटवर्क है, एयरटेल ने लॉन्च किया है। ध्यान से देखते हुए चलें क्या कह रहा है, क्या क्या टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। भारत में 5G आ गया, पहला 5G नेटवर्क। टेलीकॉम कंपनी ने भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने भारत में पहले 5G नेटवर्क की घोषणा की है, और कंपनी ने हैदराबाद में कॉमर्शियल नेटवर्क पर 5G सर्विस का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया है हैदराबाद में। तो पहले 5G, भारत में पहले 5G सेवा से संबंधित क्या क्या जानकारी है पढ़ें। सॉरी, भारतीय एयरटेल 5G सेवा शुरू करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के एरिक्सन के साथ साझेदारी की है। 5G नेटवर्क के लिए एरिक्सन के साथ इसकी साझेदारी है, एरिक्सन कंपनी है। और भारतीय एयरटेल इस 5G सेवा के लिए अपने मौजूदा लिबरलाइज्ड स्पेक्ट्रम को 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में NAS नेटवर्क की तकनीक का उपयोग किया गया है। और हालांकि आम ग्राहकों के लिए अभी यह 5G सेवा उपलब्ध नहीं होगी। आम ग्राहकों को यह सेवा तब उपलब्ध होगी जब पर्याप्त स्पेक्ट्रम मौजूद होगा और सरकार की यहाँ पे मंजूरी भी मिल जाएगी तब। अब 5G तकनीक है क्या, पहले ये समझ लीजिए 5G तकनीक के बारे में कि 5G संचार क्रांति की 5वीं पीढ़ी को संबोधित करता है तथा यह LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है, और इसे डाटा ट्रांसफर करने का अब तक का सबसे कुशल, तेज और सुरक्षित तरीका भी माना जा रहा है। और फिलहाल भारत में 4G मोबाइल कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और तेज रफ्तार डाटा ट्रांसफर और कम लेटेंसी होने के कारण 5G अपनी पिछली पीढ़ियों से काफी बेहतर है। और डाटा के समूह को क्या कह रहा है कि डाटा के समूह को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के समय को नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं। नेटवर्क लेटेंसी क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैसेज जो भेज रहा है उसको सेंडर कहते हैं, जिसके पास मैसेज जा रहा है पहुंच रहा है उसको रिसीवर कहता है। तो यही सेंडर से रिसीवर के बीच का जो समय है, जो समय लगता है, उसी को नेटवर्क लेटेंसी कहते हैं। और यहाँ सेंडर यानी डाटा भेजने वाला व्यक्ति या डिवाइस है, या रिसीवर डाटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या रिसीव करने वाला डिवाइस होता है। और 4G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड अब तक 45 मेगाबिट प्रति सेकंड रिकॉर्ड की गई है, और 5G में यह स्पीड 1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा स्पीड है। और मोटे तौर पर कहें तो 5G के आने पर हमारे मोबाइल फोन में इंटरनेट 20 गुना तेजी से चलने लगेगा। और दूसरे शब्दों में जहां 4G 45 Mbps की अधिकतम स्पीड देता है, वहीं 5G लगभग 1 गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 5G तकनीक के अनुप्रयोग क्या है, ये देखिए क्या है इसके अनुप्रयोग। ये 5G का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पर ब्राउजिंग मतलब उस पर ब्राउजिंग तक सीमित ही नहीं रहेगा। यह स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग से जो जुड़े क्षेत्रों में नए तकनीक को विकास करने में भी सक्षम होगी। और तेज इंटरनेट स्पीड और कम लेटेंसी होने के कारण यह सर्वर रहित एप्लीकेशन, रिमोट कंट्रोल सर्जरी, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज में भी उपयोगी साबित होगा। और 5G से जुड़ने वाली डिवाइस की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे।
और क्या कह रहा है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आईओटी के जरिए लोगों की रोजमर्रा के कार्य आसान हो जाएंगे और तेज रफ्तार डाटा ट्रांसफर के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियोज स्ट्रीम करना भी और भी आसान हो जाएगा, जिससे ऑनलाइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा और स्मार्ट सिटीज के विकास में 5G अहम भूमिका निभा सकता है और ऑटोमेटेड व्हीकल और ऑटोमेशन इंडस्ट्री में 5G काफी मददगार भी शामिल होगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है भारत का पहला चीता अभयारण्य, इंडिया फर्स्ट चीता सेंचुरी। तो चीता सेंचुरी के बारे में पढ़िए, क्यों चर्चा में है, क्या बातें कह रहा है, ध्यान से, कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य को भारत का पहला चीता अभयारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला, मध्य प्रदेश में है कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य को ध्यान में रखेंगे, भारत का पहला चीता सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। और भारत में एशियाटिक चीता विलुप्त हो चुके हैं, जो एशियाटिक चीता है भारत के, एशिया के, वो विलुप्त हो चुके हैं भारत से। अब भारत सरकार फिर से चीता को भारत में लाने हेतु प्रतिबद्ध है और इसके लिए मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य को चुना गया है और कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य में चीता नामीबिया यानी अफ्रीका महाद्वीप से आएंगे। ठीक है, और इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ध्यान में रखेंगे कौन कार्य कर रहा है। और गौरतलब है कि भारत सरकार चीता पुनर्वास योजना को वर्ष 2009 में शुरू की थी और इस परियोजना के अंतिम रूप से मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में दी थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब कूलो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख लीजिए, जो चीता, भारत का पहला चीता सेंचुरी खोला जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कूलो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया था। इसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और वर्तमान में इसमें तेंदुए, सियार, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, चिकारा, जंगली सुअर और 4 सींग वाले मृग पाए जाते हैं और इसी में अब लाया जाएगा वहां से अफ्रीका से चीता और यहाँ पे उसको पाला जाएगा और यह सब चीता जैसी बिल्ली प्रजाति के लिए एक आदर्श आधार भी उपलब्ध कराते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। अब इसका लाभ क्या है ये देखिए, चीता सेंचुरी बनने का लाभ क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीता पुनर्वास परियोजना भारत में इको टूरिज्म के लिए जबरदस्त अवसर पैदा करेगी और कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जिसने 2019 में 4,31,000 पर्यटकों को आकर्षित भी किया था, तो ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड प्रदर्शन सूचकांक, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या कह रहा है, क्यों है चर्चा में, ध्यान से पढ़ें आप लोग, क्यों है चर्चा में। हाल ही में 98 देशों के लिए जारी हुई कोविड प्रदर्शन सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर रखा गया है। सॉरी, कोविड-19 परफॉर्मेंस अभी आई 98 देशों के लिए जारी हुई और इन 98 देशों में भारत जो है वो 86वें स्थान पर है। कौन, भारत। और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान को क्रमशः शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड है, दूसरे पे वियतनाम और तीसरे पे ताइवान। क्या होता है इसमें, आगे देखिए। अभी कोविड प्रदर्शन सूचकांक क्या है, पढ़िए इसके बारे में, क्या है यह सूचकांक। कोविड प्रदर्शन सूचकांक को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय नीति थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है और लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए इस सूचकांक में महामारी के दौरान विभिन्न देशों के सापेक्ष प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 98 देशों में कोविड-19 से निपटने के लिए निम्नलिखित 6 उपायों पर उपलब्ध डेटा का प्रयोग किया गया है। क्या क्या, पहला है कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या कितनी रही, दूसरा है कोविड से मौतें कितनी हुई, तीसरा है प्रति 10 लाख में कोविड के पॉजिटिव मामले कितने आए, चौथा है प्रति 10 लाख में कोविड से कितनी मौतें हुई, पांचवा है कोविड जांच में पाए गए कोविड पॉजिटिव के कितने मामले हैं और छठवां है प्रति 1000 जनसंख्या में कोविड की जांच कितनी हुई। इसमें भारत 86वें स्थान पे है 98 देशों में
और टॉप 3 में है, अब मैंने आपको बताया था अभी कौन कौन, न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान, ये है टॉप 3 में, ध्यान में रखेंगे। और ये इन 6 आधार पर ही, इन 6 डेटा का उपयोग करके ही ये 98 देशों की लिस्ट जारी की गई है, कोविड 19 परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको इसीलिए कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। और इन्हीं संकेतकों के आधार पर प्रत्येक देश को 0 यानी सबसे खराब और 100 यानी सबसे अच्छा अंक प्रदान किए गए हैं। 0 से 100 तक का अंक है। 0 माने सबसे खराब पे जो प्रदर्शन है, और 100 यानी सबसे अच्छे पे। तो 0 से खराब पे मतलब 1, 2, 3 पे जो है न्यूजीलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, उनकी खराब स्थिति, जो 100 तक आ रहे हो अच्छे हैं। और सामूहिक रूप से ये संकेतक इंगित करते हैं कि देशों ने कितने अच्छे या खराब तरीके से महामारी का प्रबंधन किया है। और इसमें भारत 100 में 86वें स्थान पर है, तो ये प्लस पॉइंट। और इस सूचकांक में भारत 24.3 अंकों के साथ 86वें स्थान पर है। और सूचकांक में ब्राजील को अंतिम स्थान पर रखा गया है, जिसे 4.3 अंक मिले हैं, मतलब 100वें स्थान पे ब्राजील है, ध्यान में रखेंगे। और ये है एकेडमिक कॉम्बैट, मैंने आपको बताया था फ्री लाइव टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जीएस के लिए अनअकैडमी शुरू कर रही है, मतलब की है 7 तारीख को सुबह 11 बजे है। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, यहीं पे इनरोल करना है। इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, ये आप डाल देंगे तो आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों को फॉलो करें और क्लास ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। और कल फिर हम लोग अपने अगली क्लास में मिलेंगे 10:30 बजे से 10:30 AM से करंट के। और दूसरी बात, 2 चीजें जो मैंने बताया कि 3:30 PM से अनअकैडमी ऐप पे, अनअकैडमी के ऐप पे लाइव क्लास होती है और फ्री में होती है, आप सबके लिए जरूर ज्वाइन करें। मैं पूरे 1 साल के 1 ईयर के करंट के क्वेश्चन यानी MCQ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यानी टेस्ट हो रहा है। और 5 PM से यहीं पे अनअकैडमी ऐप पर ही NCERT का टेस्ट भी चल रहा है। रोजाना ज्वाइन का भी इसमें हिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है, NCERT का 6 to 12। हिस्ट्री जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन सारे चीजों का टेस्ट होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए और इन दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी सुबह 10:30 बजे अपने इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक चीज और, 10:30 कल है 31, चलिए अगली सूचना वो फरवरी में शुरू होगा, 1-2 दिन बाद, तो मैं बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।